नामक सास बहू रहते थे। एक गांव में मंगम्मा और अवंतिका नामक सास बहू रहते थे। उनमें सास बहुत अच्छी थी। एक गांव में मंगम्मा और अवंतिका नामक सास बहू रहते थे। उनमें सास बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू अवंतिका का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन अवंतिका बहुत बुरी थी। वो हमेशा अपने सास से बहस करती थी, लेकिन जब तक उसका पति घर पे था वो ऐसे नाटक करती थी जैसे वो अपनी सास का बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो। और जैसे ही उसके पति काम करने दूसरे शहर जाता था वो शुरू हो जाती थी। वो अपने सास को बिल्कुल कोई इज्जत नहीं देती थी। और इतना ही नहीं, अगर उसकी सास अवंतिका की बात नहीं मानती थी तो वो ऐसे कहती थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी ना, मैं अपनी पति को बताकर तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? इसी कारण मंगम्मा, इस उम्र में मैं बाहर जाकर कैसे जी पाऊंगी, अकेली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसी डर में वो जो अपनी बहू कहती थी चुपचाप करती थी। एक दिन अवंतिका की दोस्त शहर से उसके घर आते हैं। तब वो अपनी सास से ऐसे कहती है, हाँ सुनो, शहर से मेरे दोस्त आए हुए हैं, उन सब के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओ और वो भी जल्दी। उतने व्यंजन मैं कैसे बनाऊं बेटा, कुछ ही पकाऊंगी। हाँ, मेरी सहेलियों के सामने मेरा इज्जत निकालना चाहती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। उतने सारे व्यंजन मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अगर तुम भी थोड़ा मदद करोगी तब मैं बना पाऊंगी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मतलब मेरी सहेलियां यहाँ आई हुई है, उनको छोड़कर मैं तुम्हारी मदद करते रह जाऊं? तुम जरूर ये सब मेरे दोस्तों के सामने मेरे इज्जत निकालने के लिए कर रही हो ना? अरे रे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मैं वो सारे व्यंजन बना दूंगी, तुम जाकर अपने सहेलियों से बात करो। ये कहकर मंगम्मा वहाँ से जाकर रसोई घर में एक के बाद एक व्यंजन बनाने लगती है। और यहाँ अवंतिका उसके सहेलियों के सामने, देखा तुम लोगों ने, मैं मेरे सास को मेरे काबू में रखती हूँ। मेरी सास तो मेरे सामने अपना मुंह भी खोलती नहीं है, मैं जो बोलूँ वही सुनती है, एकदम कुत्ते की तरह। ऐसे वो उसकी सास का मजाक उड़ाती है। उस सारे सहेलियों में से एक उसे देख ऐसे कहती है, अरे सुनो, इस उम्र में अपनी सास को इतना काम देना ठीक नहीं लग रहा मुझे, और वो अकेली इतने सारे काम कैसे करेगी अवंतिका? ऐसे पूछती है। ए तो चुप कर, अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे ना तो ये सब हमारी सास ना हमारा फायदा उठाएंगी, हमें उनके काबू में कर लेंगे और उनका कहना हमें मानना होगा। मैं ऐसे नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन ऐसे बूढ़ी औरत को मेहनत करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे अगर तुम्हारे पति को ये सब पता चला तो सोचो क्या ही हो जाएगा। अरे चल, कुछ नहीं होगा, यहाँ जो कुछ हो रहा है कहीं और बैठे मेरे पति को कैसे पता चलेगा? तू भी ना। अरे पर तुम्हारी सास तो बोल सकती है ना। हाँ, नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि मैंने उसको धमकाया कि वो अगर एक भी बात उसके बेटे से बताएगी तो मैं उसके बेटे से खुद उसे बाहर निकलवा दूंगी। हाँ, और वैसे मेरे पति के सामने मेरा एक्टिंग ना ऐसे वैसे नहीं रहेगा, एकदम फाड़ कर रखी है मैंने। ओह, तो ऐसे तुम दोनों को उल्लू बना रही हो। इन लोगों की सारी बातें छुपकर पीछे से उसकी सास सुन लेती है और तब वो फैसला करती है कि उसकी बहू को सबक सिखाना ही होगा। तब वो वहाँ से जाकर काम करने में लग जाती है और दूसरी तरफ अवंतिका उसके सहेलियों के साथ बैठकर खाते हुए पीते हुए बीच बीच में अपनी सास को बुलाकर काम करवाती रहती है। और ऐसे वो अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती करती है। कुछ देर बाद उसकी सारी दोस्त वहाँ पे खा पी कर चले जाते हैं अपने घर। तब अवंतिका, क्यों सासू माँ, कहाँ पे हो? यही तो हूँ बेटी, क्या चाहिए? घर में बहुत कचरा है, उस रूम में पड़े हुए गिलास और प्लेट निकाल कर कचरा बाहर फेंक दो और घर पूरा साफ कर दो, समझी? तब तक बहुत काम करने के कारण मंगम्मा बहुत थक जाती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी बहू के दिए हुए सारे काम एक के बाद एक खत्म करती है। वहाँ से कचरा फेंक के वो घर पूरा साफ कर देती है। अगले दिन मंगम्मा उदास बैठे रहती है। तब
पड़ोसी घर की बेटी अमृता वहाँ आकर उससे ऐसे कहती है, दादी दादी ये लो मिठाई, खाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है। ऐसे कहती है, पर ये सब मंगम्मा नहीं सुनती है, अपने ख्यालों में खोई रहती है। तब अमृता दादी दादी ऐसे जोर से पुकारती है। तब मंगम्मा होश में आकर बोलो बेटी अमृता, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा छोड़ दीजिए दादी, लेकिन आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? ऐसे कहती है। तब मंगम्मा जो कुछ भी हुआ उसको समझाती है। ओह, इतना ही? इस समस्या का उपाय तो मेरे पास है। बस आज के लिए जो भी तुम्हारी बहू तुमसे कहती है ना, वो काम कर लो और कल से ये नौबत तुम्हें नहीं आएगी। तब मंगम्मा, ऐसे कैसे अमृता, ऐसे क्या कर लोगी तुम? अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए दादी, मैंने कहा ना कि मैं संभाल लूंगी। ये कहकर अमृता वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। इतने में अवंतिका वहाँ आकर पहनी हुई कपड़े सारे मंगम्मा के मुंह पे फेंक कर, सुनो, ये सब धोकर इस्त्री करके मुझे वापस करो। अरे घर में तो वॉशिंग मशीन है ना बेटा, उसमें डाल देती। ये कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना तो खराब हो जाएंगे, तुम पहले काम करो ना। ठीक है बेटा, धो लूंगी। मंगम्मा उन सारे कपड़ों को अच्छे से धोकर उन्हें सूरज में सुखा करके उसके बहू के पास ले जाती है। ये लो बेटा, सारे कपड़े धो लिया मैंने। अच्छा, तो फिर कपड़े को तय कौन करेगा? मैं? उनका इस्त्री करके अलमारा में लगा दो। उसकी बहू की बात मानकर वो उन सारे कपड़ों को तय करके उनका इस्त्री करके अलमारा में लगा देती है। अगले दिन मंगम्मा का बेटा शहर से घर वापस लौटता है और आते ही, अवंतिका, अवंतिका, कहाँ हो तुम? ऐसे जोर से चिल्लाता है। अचानक उसके पति का आवाज सुनकर अवंतिका डर के मारे भागते हुए रसोई घर में जाकर वहाँ खाना पका रही उसकी सास से ऐसे कहती है, सासू माँ, आप बाहर जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। ऐसे वो मंगम्मा को बाहर भिजाकर हाथ में चम्मच लिए ऐसे नाटक करती है जैसे वो पूरा काम कर रही है। ऐसे ही वो बाहर आकर, क्या हुआ जी, आप एक भी बात बताए बिना घर आ गए? इतनी देर से बुला रहा हूँ, अब आई तुम बाहर? इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी? ऐसे पूछता है गुस्से में। वो मैं खाना पका रही थी जी, सुबह से सारे काम कर करके मैं थक गई। हाँ हाँ, मैंने देखा है कितना काम कर रही हो तुम। ये क्या ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसे वो मन में सोचती है। तब अवंतिका का पति सीधा उसके माँ के पास जाकर, माँ, तुम्हारी बहू का इस व्यवहार के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। ये सुनकर मंगम्मा एकदम दंग रह जाती है और वो ऐसे ही अपने बेटे को देखती रहती है। अरे ये क्या कह दिया आपने? मैं तो सासू माँ की कितनी अच्छी ख्याल रख रही हूँ, उनका देखभाल मैं ही तो करती हूँ। ऐसे कहती है अवंतिका। हाँ हाँ, ये भी देखा मैंने कि तुम माँ की कितनी अच्छी ख्याल रख रही हो। ये कहकर पॉकेट में से एक मोबाइल निकालकर उसमें एक वीडियो अवंतिका को दिखाता है। उस वीडियो में अवंतिका अपने सास से कपड़े धुलवाना, उनका इस्त्री करना, तय करना, ये सब दिखाई देता है। ये देख मंगम्मा को समझ आता है कि ये सब अमृता का किया है और ये समझकर वो अपने आप में खुश हो जाती है। मगर दूसरी तरफ अवंतिका को ये नहीं पता चलता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो अपना गलती मानकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद अपनी गलती का एहसास होने के कारण वो अपनी सास का बहुत अच्छा ख्याल रखने लगती है। गांव में चलपति नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास जो है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपने काम में लालच से रिश्वत लेना शुरू करता है। उससे ऊंचे अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला जाने पर उसकी नौकरी छूट गई और वो घर बैठा रहा। तब उसकी पत्नी बेबी ऐसे कहने लगी, हे जी सुनिए, मैं आपको बहुत बार बोली कि ईश्वर की कृपा से आपके हाथ में अच्छी नौकरी है, आई तनख्वाह खुद खर्चा करके रहे सो में संतुष्ट से जीवन व्यतीत करेंगे करके, लेकिन आप तो मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। आखिर में देखिए क्या हुआ, रिश्वत लेने के आरोप में आपको सस्पेंड कर दिए। ये सब क्यों जी बताइए, अब हम कैसे जिएंगे? ऐसे कहती है। तब चलपति ऐसे जवाब देने लगा, देखो, मुझे क्या करना है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है।
हालांकि कितने दिनों तक ऐसे नौकरियों पर और आए तनख्वाह पर निर्भर होके जिएंगे? कम से कम अभी तो उस भगवान ने कोई व्यापार करके जीने के लिए शायद ये मौका दिया है। देखती रहना, बहुत जल्द कोई व्यापार शुरू करके लाभ लाभ दिखाऊंगा मैं तुझे। ऐसे उसने अपनी पत्नी से शपथ करता है। पर उस दिन रात को अकेले एक कमरे में इधर उधर घूमते हुए ऐसे सोचने लगा, मैंने रिश्वत से जो संपत्ति अर्जित की थी वो सब जब्त कर लिए, लेकिन कुछ लोगों के पास छुपाए हुए पैसे अभी भी ऐसे ही है ना। एक काम करता हूँ, पहले बड़े रकम में पैसे बाहर निकालने से सबको अनुमान आएगा, इसीलिए छोटे रकम में पैसे निवेश करके एक फास्ट फूड सेंटर खोलूंगा। ऐसे जैसे सोचा था वैसे ही चलपति एक अच्छे एरिया में एक मंचूरिया सेंटर शुरू करता है। मंचूरिया को कैसे तैयार करना है यहाँ वहाँ देख के सीखता है। जो सीखा है उससे लोगों के मुंह में पानी आए जैसे अच्छे से चिकन पीसेस को अच्छे से फ्राई करके लाए सुगंधित मसाले और सॉसेस मिलाकर तरह तरह के टेस्टी मंचूरियास बनाकर बेचना शुरू करता है। एक दिन एक बड़े आदमी पहली बार चलपति के मंचूरिया सेंटर को आकर उसके हाथ के बनाए मंचूरिया टेस्ट करके ऐसे कहने लगा, चलपति भाई, तेरे पास मंचूरिया बहुत टेस्टी रहेगा करके इतने दिनों से सब कहने से मैं कुछ और ही सोचा। सच कहूँ तो मुझे बाहर का फूड जमता नहीं, पर तेरे हाथ से बनाए मंचूरिया मुझे बहुत पसंद लगता है, इसीलिए मैं हर रोज आकर खाता हूँ। हमारे एरिया में ऐसे स्वाद दिखाने आने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे बहुत तारीफ करता है। इस तरह चलपति का व्यापार रखे जगह अच्छी सेंटर होने के वजह से चलपति के बनाए मंचूरिया वैरायटीज बहुत टेस्टी लगने पर लोग चलपति के मंचूरिया सेंटर को आना शुरू करते हैं। ऐसे चल रहे व्यापार से आए हुए मुनाफे को देख रहे चलपति में हर बार की तरह फिर से लालच शुरू होता है। इसीलिए एक दिन घर जाते समय बीच रास्ते में ऐसे सोचकर जाने लगा, आखिर में मेरा व्यापार लोगों को पसंद आ गया, इसीलिए मुनाफा भी अच्छा आ रहा है। तो अभी निवेश कम करने का कोई तरीका देखने से मुनाफा तो वही रहेगा ना। मतलब क्या करने से अच्छा रहेगा? एक काम करता हूँ, मार्केट में सड़े हुए कैबेज और कैरेट फेंक देते हैं ना, एक बच्चे को पैसे देकर उनको मंगा लूंगा। उससे वेज मंचूरिया के लिए सब्जियां खरीदने की झंझाहट दूर हो जाएगी और नॉन वेज मंचूरिया के लिए दूसरा मार्ग सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचकर हर बार की तरह उसके वक्र बुद्धि को उसके मंचूरिया व्यापार में भी दिखाता है। इसीलिए एक बच्चे को हर रोज 100 रुपए देकर मार्केट से सड़े हुए सब्जियां मंगाने लगा। ऐसे दिन बीतते समय वो लड़का चलपति से ऐसे कहने लगा, भैया, बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता था। हर रोज तुम मुझसे ये सड़े हुए सब्जियां मंगा रहे हो ना, इनसे तुम क्या करोगे भैया? ऐसे पूछने पर चलपति सावधान होकर ऐसे जवाब देने लगा, और कुछ नहीं भाई, मेरे जान पहचानत वालों के एक जगह थोड़े जानवर और बकरियां हैं, उन्हें खिलाने के लिए ही मंगा रहा हूँ। ऐसे एक झूठ कह देता है। इस प्रकार उसके मंचूरिया व्यापार में सड़े हुए सब्जियां एक लड़के को सिर्फ 100 रुपए देकर थाली भर मंगाकर लोगों के स्वास्थ्य से व्यापार शुरू करता है। ठीक उसी समय नॉनवेज के लिए भी एक नकली विकल्प मिलता है। इस विषय पर एक दोस्त चलपति से ऐसे कहने लगा, तुमने जो मांगा था वो मैंने पता लगाया रे। हमारे गांव में नहीं, बल्कि मैंने सुना है बगल के गांव में बचा हुआ मांस मिल रहा है। उसे बेचने वाला हम जो मांगते हैं उसके आधार पर वो बहुत कम कीमत पर दे देगा। अगर तुझे ठीक है तो उसका पता मैं दूंगा, तू जाकर रेट के बारे में बात करना। ऐसे कहने पर चलपति उस बचे हुए मांस को कम दाम में बेचे व्यापारी के पास जाकर सौदेबाजी शुरू करता है। आखिर में वो व्यापारी एक रेट कहने पर
वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सड़े मांस से तुम क्या करना चाहते हो? ऐसे पूछताछ करता है। तब बिना हिचकिचाए चलपति ऐसे जवाब देने लगा। और कुछ नहीं भाई, हमें कुछ मछलियों के तालाबे हैं, उनमें मछलियों को दाना डालने के लिए इस सड़े मांस को ले जा रहा हूँ। ऐसे कहने पर वो व्यापारी सच मानकर बताए गए दाम पर सामान देना शुरू करता है और उसके बाद से उस खराब कच्चे माल से चलपति का मंचूरिया व्यापार पहले की तरह बहुत अच्छे और धूमधाम से चलने लगता है। लेकिन चलपति पर रहे भरोसे से उसके पास आकर मंचूरिया खाने वाले कोई भी नहीं जानते कि चलपति का लालच क्या है। इसीलिए सब लोग बहुत दिलचस्प से चलपति के बेचे नकली मंचूरिया को खाकर खुश होने लगे। एक दिन कुछ अधिकारी चलपति मंचूरिया शॉप के पास आकर ऐसे कहने लगे। क्या चलपति तुम ही हो? ऐसे बहुत गुस्से से पूछता है। तब चलपति ऐसे जवाब देने लगा। हाँ सर, बताइए कौन सा मंचूरिया चाहिए आपको? आप कहाँ से आए हो सर? ऐसे पूछने पर वो अधिकारी ऐसे जवाब देने लगा। फूड डिपार्टमेंट से। ऐसे कहने पर चलपति के दिल में पत्थर पड़ा जैसे होता है। तब वो अधिकारी ऐसे कहने लगा। हाँ, आप बताओ, तेरे मंचूरिया सेंटर में उपयोग किए सभी सामग्री क्या फूड डिपार्टमेंट के नियमों के अधीन है? ऐसे पूछने पर चलपति निगल कर ऐसे कहने लगा। हाँ, जैसे कि आपने कहा, मेरे पास सब कुछ स्वादिष्ट और साफ सुथरे रहते हैं सर। तब अधिकारी ऐसे कहने लगा। बस करो तेरी झूठी बातें। तुम्हारे लिए सड़े हुए सब्जियां लाए वो लड़का, उसके साथ तुम्हारे लिए खराब मांस विक्रेता किए व्यक्ति को और उसको परिचय किए तेरे दोस्त सबको खराब हुए पदार्थों से बनाए मंचूरिया को हर रोज खाए वो वृद्ध आदमी अब गंभीर हालत में अस्पताल में है। उनके घर वाले दिए कंप्लेंट के मुताबिक हम इंक्वायरी करने के बाद ही तेरे पास आए हैं। अब तुझे जरूर सजा मिलेगी। एक बार तुम जिम्मेदार नौकरी करके रिश्वत के आरोप में सस्पेंड हुए, अब और एक गलती करके कई जिंदगियों को खतरनाक स्थिति में ले आए हो। अब तुम्हें जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो अधिकारी चलपति को ले जाता है। इस प्रकार एक लालची मंचूरी व्यापारी ने जानबूझकर किए गलती के वजह से उसे जेल जाना पड़ा।